चलें देखते हैं। तो आज हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहली बात ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड कौन होता है। एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन दे जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व करें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो मौजूद है तो क्या होगा कि ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वी हैव एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर ओपन स्ट्रक्चर में लिखें तो क्लियर होगा कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। सो व्हेन वी पुट इनटू वाटर आयनाइजेशन अकर्स, तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें जो एनाइन मिलेगा वो मिलेगा कार्बोऑक्सिलेट आयन। इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, और इसको हम कहेंगे प्रोटॉन। इसको हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो जब निकल जाए तो ये प्रोटॉन बन जाएगा। 30 60 3 6 3। ठीक है, तो प्रोटॉन एसिड क्या होता है? एसिड, ये एसिड है, एसिड होता है प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन बोले तो क्या? हाइड्रोजन आयन, ये प्रोटॉन डोनर होता है। तो इसने क्या किया कि जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया, इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा? जिसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होना चाहिए? वीक। कॉन्जुगेटेड बेस क्या होना चाहिए? वीक। वीक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? स्टेबल। और क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब जितना ये स्टेबल होगा, देखें ऊपर 2 एरो लगे हुए हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आयनाइजेशन एक रिवर्सिबल, यानी जब भी कोई सॉल्यूशन में आइंस बनते हैं, आयनाइजेशन होती है, पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन करवाती है, तो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल रहता है। ठीक है, अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, वो बैकवर्ड में भी जाएगा। अब ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसकी आयनाइजेशन को कम करेगा, यानी इक्विलिब्रियम को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो वो इसको वीक एसिड बनाएगा। और ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसको राइट साइड पे ले आए, आइंस की प्रोडक्ट बढ़ाए, तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो क्या ज़्यादा होगा? हाई Ka होगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जितना Ka ज़्यादा होगा, एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। जब Ka हाई होगा तो pKa को क्या होना चाहिए? pKa को लो होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी pH क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रांग एसिड है तो, अगर कोई स्ट्रांग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और उसका Ka जो आयनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। वो कब ज़्यादा होगा? जब ये आयनाइज फॉर्म में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्या कहते हैं, क्या बात करें थे, ऐसा एसिड जो ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन आयन डोनेट करे तो उसका Ka वैल्यू ज़्यादा होगा, और वो तब भी ज़्यादा डोनेट कर सकेगा जब उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। अगर स्ट्रांग होगा तो वापस प्रोटॉन लेके इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसको स्टेबलाइज करेगा वो इसको स्ट्रांग एसिड बनाएगा। तो अगर हम इनको अल्कोहल से कंपेयर करें, लास्ट टाइम भी हमने कंपेरिजन की थी, हमने 3 चीज़ें कंपेयर की थी, अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने कंपेरिजन में क्या देखा था कि अल्कोहल वीक से वीक एसिड होता है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होता है। उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है? कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर हमने फिनोल को देखा था कि फिनोल का जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, फिनोल का कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन। उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, डीलोकलाइजेशन होती है, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हम कार्बोऑक्सिलेट आयन को देखें तो इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, पर फ़र्क ये है इसकी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिनॉक्साइड की 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बावजूद ये कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा या ज़्यादा स्टेबल होगा। रीज़न भी उस दिन हमने पढ़ा था कि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो जब आप फिनॉक्साइड आयन को देखते हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होती है, बाद में जब रेजोनेंस होती है तो ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाती है किस पे? कार्बन पे। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज रहती है वो कहाँ पे रहती है? वो रहती है कार्बन पे। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसको कहाँ पे होना चाहिए? ऑक्सीजन पे।
तो ये रेजोनेंस की वजह से चलो स्टेबलाइज तो होगा, पर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना कहाँ पे होगा, कार्बोऑक्सिलेट। कार्बोऑक्सिलेट आयन क्यों स्टेबल होगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इसकी दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ही रहेगी। तो इसकी जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी रेजोनेंस, वो इस तरह से बनेगी कि अगर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी CO माइनस डबल बॉन्ड। अब दोनों स्ट्रक्चर में देखें तो आपको नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन में, वो कहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो कहाँ पे आ रही है, कार्बन पे आ रही है। तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इतना क्या कहते हैं कि ये इतनी फेवरेबल नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कार्बोऑक्सिलेट आयन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा कि इसी तरह से आपका एसिड वो स्ट्रांग होगा जिसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक हो और स्टेबल हो। जितना स्टेबल होगा तो उतने वो हाइड्रोजन आयन उसके ज़िंदा रहेंगे, जितना ये अनस्टेबल होगा हाइड्रोजन आयन को खा के उधर चला जाएगा। तो जितने हाइड्रोजन आयन कम होते जाएंगे तो के का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा, तो एसिड वीक होता जाएगा। तो बुक क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसिडरेबल स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स। अब ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड में सबसे स्ट्रांग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सबसे स्ट्रांग जो ऑर्गेनिक एसिड। पर अगर ओवरऑल एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, आप अल्कोहल से कंपेयर करें, आप इथाइन एसिडिक होता है उससे कंपेयर करें, आप वाटर से कंपेयर करें, आप जो है दूसरे वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड है उससे कंपेयर करें, तो कार्बोनिक एसिड तो इनऑर्गेनिक है, हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं उन सब में स्ट्रांग जो होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग होते हैं, पर ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें एसिड्स की, ओवरऑल एसिड्स की कैटेगरी में ऑर्गेनिक एसिड्स को हटा के अगर हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाली जनरल एसिड की बात करते हैं तो दे आर वीक एसिड्स, दे आर वीक एसिड्स, क्योंकि ये आपको फ्रूट्स वगैरह में मिलेंगे, ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रांग एसिड जो हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आप इनको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और हाईली कोरोजिव स्किन होते हैं, वो हमको जला देंगे, अगर मुंह को जला देंगे अगर हम वो फूड में यूज़ करें तो, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसिडरेबल स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स। ये अल्कोहल से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, एंड फिनोल्स एंड वाटर, फिनोल से भी वाटर से भी। हाउएवर दे आर वीकर एसिड्स एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड। तो अगर आप बात करेंगे किसकी, HCl की बात करें तो उसका जो pK वैल्यू है वो लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 और माइनस में होता है थाउजेंड्स में, ठीक है। तो वो वेरी स्ट्रांग एसिड होता है, उसकी आयनाइजेशन 90 to 95% होती है, इसकी आयनाइजेशन है जस्ट 1.4%। और HCl, नाइट्रिक एसिड, इनकी आयनाइजेशन होती है 90 to 95%। अगर आप 1.4 को या 90 को 1.4 से डिवाइड करें तो आपको परसेंटेज या रेशो का पता चल जाएगा कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होते हैं, ठीक है बेटा। अब बात यह है कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो कंपेरिजन ऑर्गेनिक से करें तो हाउएवर ये कह रहा है कि वीकर एसिड्स एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड की आयनाइजेशन 90 to 95%, इसकी जस्ट 1.4%, 1.4। तो ये वीक कैटेगरी में आएंगे, इसकी आयनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, कंपेरिजन करें तो एसिटिक एसिड जो है वो उसका pK वैल्यू 5 है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि K ज़्यादा होना चाहिए, pK कम होना चाहिए। तो pK कम से कम किसका है, देखें वाटर का 15.7 और इथाइल अल्कोहल का 16 और फिनोल का 10 और एसिटिक एसिड का 5 है। तो इन सब में कंपैरेटिवली कौन स्ट्रांग एसिड है, एसिटिक एसिड सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे अंडरगो डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलेट आयंस। कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन के बाद ये बनाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन, इसको कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, और ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे। अब इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे। ऐसा कोई भी फैक्टर जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, अब इलेक्ट्रॉन आप डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन दे के इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, तो अल्काइल ग्रुप अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं इसके आजू बाजू तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगाते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगाते हो यानी ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अपनी तरफ विदड्रा करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसकी नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा एग्जांपल करते हैं। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर डिसोसिएटेड इनटू कार्बोक्सिलिक आयन। दिस डिसोसिएशन occurs because carbon atom of hydroxyl group is electron withdrawing group which leads to the weakening of hydrogen
और कंसिक्वेंटली जब आप इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से ये सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आयनाइजेशन हुई। अब इसमें ऐसी कोई डिटेल नहीं है, तो एक फैक्टर ज़रूर हम कर लेते हैं कि हम 2 ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगाए अल्फ़ा कार्बन पे, ठीक है। और ये हमने इसको पानी में डिज़ोल्व किया, हमने इसको पानी में डिज़ोल्व किया तो आयनाइजेशन होगी, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे बना R कार्बोक्सिलेट आयन बना, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए इस आयन को स्टेबल होना चाहिए। अब ये क्या करें, ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसकी नेगेटिव चार्ज को ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप इसकी नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे या डिस्टेबलाइज करेंगे, क्या करेंगे। तो जितने आप अल्काइल यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो वो इसकी नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। तो कार्बोक्सिलेट आयन के कॉन्जुगेटेड बेस को क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग। तो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं, अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग बेस, मेक इट स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा तो प्रोटॉन अवेलेबल है, बेस का काम होता है प्रोटॉन लेना। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा तो ये प्रोटॉन ले लेगा और इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसको क्या करेगा, या मेक कार्बोक्सिलेट आयन लेस स्टेबल, कम स्टेबल बनाएगा। अब जितना कम स्टेबल बनाएगा, अगर आपकी प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, तो ये कहाँ जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्टेबलाइज होने के लिए इधर आएगा। तो अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा और वो लेस स्टेबल बनेगा। तो वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को क्या करेगा, कम करेगा, के का वैल्यू कम करेगा, पी के का वैल्यू बढ़ाएगा। तो एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। यानी अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो आप मुझे बताएं, हमारे पास फार्मिक एसिड है, हमारे पास एसिटिक एसिड है, हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ एसिड पे, ठीक है। इन दोनों को अगर आपको क्या कहते हैं, या इस तरह से है कि CH3 CH2 फिर CH2 फिर COOH, अगर इन तीनों को स्ट्रेंथ में ऑर्डर देना पड़े तो आप क्या लगाएंगे, साइन क्या लगाएंगे, स्ट्रॉन्गर देन और वीकर देन। इसमें देखें देयर इज नो अल्काइल ग्रुप जो इसके कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करे, डिस्टेबलाइज करे। इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन, इसमें क्या है, ठीक है। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में अगर 1 ये है 2 ये है तो ये 3 होगा, ये क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे देखिए 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए एक ही अल्काइल ग्रुप काउंट होगा क्योंकि ये आपका ये सीधी चेन है। तो एक ही ग्रुप कंसीडर होगा जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो ये चौथा नंबर यानी कम से कम ये होगा और उससे ज़्यादा ये होगा। ये बात समझ आ रही है, पहले ये पता है। ये वाला पेज जो है इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, इस पेज में कोई प्रॉब्लम जल्दी बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, पलक क्लियर है। ओके ओके ठीक है। तो क्या होगा बेटा, एक मतलब रिपीट कर लूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी तो वो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से मिलके इस साइड पे चले जाएंगे, अनआयनाइज्ड साइड पे। तो जितना एसिड इस साइड पे जाएगा वो वीक होगा, जितना एसिड इस साइड पे जाएगा वो स्ट्रांग होगा। तो आयनाइजेशन ज़्यादा होने से एसिड स्ट्रांग होता है, ठीक है बेटा, अब क्लियर है। चलिए उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाते हैं तो हमारे पास है क्या, RCH, यहाँ पे हमने एक फ्लोरीन ग्रुप लगाया, RCH, यहाँ पे हमने एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, हर किसी का अपना इफेक्ट होगा, ठीक है। तो COOH,
तो क्या होगा, होगा ये कि जैसे ही इसको आप पानी में डिजोल्व करेंगे आयनाइजेशन होगी, RCHF और कार्बोऑक्सिलेट आयन, इस पे नेगेटिव चार्ज प्लस हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे देखें कि ये जो ग्रुप है, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये कार्बोऑक्सिलेट आयन की नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट है, ये डोनेट नहीं करेगा। फ्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन से और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। रिजल्ट में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगी। रिजल्ट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा कि डिक्रीजेस नेगेटिव चार्ज, decreases basicity, decreases what, basicity, increases stability, और क्या होगा, decreases pH, increases ionization। ये सारे फैक्टर साथ साथ होंगे। increases ionization, ionization कैसे बढ़ेगी, क्योंकि conjugated base स्टेबल होगा तो ionization कम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीजेस के या पी के इंक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज पी के। तो ये सारी चीज़ें किसको फेवर करती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को। अब अगर मैं बात करूं कि इफ़ X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो अगर मेरे पास एसिड है RCH, मैं इधर X लगाता हूँ, ठीक है, और ये ABCD है, ठीक है, COOH। तो नंबर अगर देना हो आपको कि इनमें कौन स्ट्रांग एसिड होगा, क्या नंबर देंगे? ये पहले नंबर पे स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो सबसे स्ट्रांग एसिड कौन होगा, फ्लोरो वाला। नाइट्रो का इफेक्ट इनसे ज़्यादा होता है, नाइट्रो ग्रुप इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग प्रॉपर्टी रखता है। तो अगर आप नाइट्रो को कंपेयर करेंगे इससे, तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा। अगर फ्लोरीन 2 कर लेते हो तो फिर सीन चेंज हो सकता है, क्योंकि अब 2 नाइट्रो 1 है पर फ्लोरीन 2 है, तो फिर फ्लोरीन वाला ज़्यादा हो सकता है। फिर भी वो अभी उसकी कंपेरिजन के लिए ज़्यादा एविडेंस चाहिए, ठीक है, आप ऐसे नहीं बता सकते। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बहुत ही स्ट्रांग होता है। ट्राइक्लोरो यानी अगर आप क्लोरो एसिटिक एसिड का जो सेकंड कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो इन 3 हाइड्रोजन को अगर आप निकाल के यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा देते हो तो वो बहुत ही स्ट्रांग एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं जो उसको खींच के उसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करें, कम करें। सो कार्ड-सार्ट के जो सिंपल कंक्लूजन है, तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो कॉन्जुगेटेड बेस की नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी तब ना जब दूसरे इलेक्ट्रॉन भी उसकी तरफ आए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस की नेगेटिव चार्ज को बढ़ा के उसको स्ट्रांग बेस बनाएंगी, उसको वीक एसिड बनाएंगी, उसकी आयनाइजेशन कम करेंगी, तो इससे एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाते हो तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। और सारी बातें ये जो लिखी हुई हैं इस साइड पे वही होंगी। एक मरतबा पढ़ लें, उसके बाद दोबारा मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, जल्दी बताएं। ये 2 बातें आपको हजम हो रही हैं, क्योंकि बुक में ये नहीं है। अगर आपको हजम हो रही हैं तो मुझे बता दें, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं किस्से को। यस यस, इस तरह जैसे आप कह रहे हो बेटा, बिल्कुल इस तरह से। चले मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये इससे स्ट्रांग, इससे वीक। आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पीके वैल्यूज। क्या कहेंगे आप, ये ग्रीन में लिखा हुआ है, क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों स्ट्रांग है? हाँ, पीके क्यों अधिक है, ये तो बताएं ना। क्योंकि कार्बोऑक्सिलेट आयन जो है, जो कॉन्जुगेटेड बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो अल्को ऑक्साइड आयन से स्ट्रांग होगा। अल्को ऑक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने के लिए, आरओ आयन जो अल्कोहल से बनता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन नहीं होती, तो उसको कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। और जब आप फिनोल पे आते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हो, तो रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन इज अवेलेबल टू स्टेबलाइज देयर कॉन्जुगेटेड बेसिस।
फिर हमने देखा कि फिनॉक्साइड और कार्बोऑक्सिलेट आयन में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो कार्बोऑक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका रीज़न मैंने आपको 2-3 मरतबा बताया, आप बता सकते हैं क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो स्टेबल होती हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होने चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस पे। तो फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है कि उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे होती हैं, जो कि लेस फेवरेबल है। इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोऑक्सिलेट आयन। ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद इसकी प्रिपरेशन है, तो आप इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले कार्बोनेशन ऑफ गिरगनाट रिएजेंट है नंबर 1। ये रिएक्शन सारे वही हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो फिर भी एक मरतबा इसको कर लेते हैं। कार्बोनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में ऐड करें? कार्बोनेशन ऑफ गिरगनाट रिएजेंट। तो आप गिरगनाट रिएजेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करें? ऐड करें। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि जब हम गिरगनाट रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, किसी और अल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर हम कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है, ठीक है बेटा। और दूसरी बात क्या कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो एक कार्बन ज़्यादा वाला क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलें इस रिएक्शन को एक मरतबा दोबारा देखते हैं। सो ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड गिरगनाट रिएजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड क्या होता है? पोलर। एज अ होल कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, एज अ होल कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर। अब इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्या होना चाहिए बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये टूट जाएगा। इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगी ये किसको देगा? मैग्नीशियम को। बता इंटरमीडिएट क्या बने? क्या लिखूं? CH3 किसके साथ? किसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया? कार्बन को। कार्बन, इस पे क्या है? डबल बॉन्ड हो, और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड टूट गया। इस पे आई माइनस चार्ज, माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम पॉजिटिव, इसके साथ लगा हुआ है आयोडीन। अब क्या करें? हाइड्रोलाइसिस। बताएं क्या होगी प्रोडक्ट? प्लस माइनस, तो ये इस पे, ये इस पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे। हमें एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, प्लस क्या होगा? Mg लगा हुआ था, अब क्या लगा? OH, ठीक है। तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड ने जब इसमें ऐड हुआ, कार्बोनेशन हुई गिरगनाट रिएजेंट में, हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वही रिएक्शन है, ठीक है, ये वही रिएक्शन है जो हमने ऑलरेडी गिरगनाट रिएजेंट में किया था। सो दोबारा चलें, एक मतलब रिपीट हो गया। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड जो बुक में दिया हुआ है कि कार्बोनेशन ये हो गया कि ये बनेगा। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। तो अगर आप नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे साइनाइड्स की, तो दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स कहते हैं साइनाइड्स को। तो अल्काइल ग्रुप के साथ ये ग्रुप लगा हो तो इसको कहते हैं नाइट्राइल और साइनाइड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास CH3 और C�BN यानी क्या लगा हुआ है हमारे पास? मिथाइल नाइट्राइल है, ठीक है, मिथाइल साइनाइड है, या आप कुछ भी इसको कह लें, ठीक है। तो अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी वाटर से रिएक्ट कराते हैं, वाटर कितनी हो? 2 हो, ठीक है। अब देखें कितने हाइड्रोजन है? 4 में से 3 इसके पास लगे, 4 में से 3 इसके पास लगे, क्या होगा? नमोनिया। ये 3 बॉन्ड टूट गए, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन ने किसके साथ बनाए? हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने बॉन्ड टूटे हैं? 4, 2 × 2 4, 3 नाइट्रोजन निकले, 3 नाइट्रोजन इधर लगे, एक को इस पे लगा दें ऑक्सीजन पे, क्या हो जाएगा? OH को जोड़ दें कार्बन पे, तो कार्बन ने एक वैलेंसी किसके साथ बनाई? OH के साथ, CH3 COH लगा दी, हो गया। क्या बच्चा? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन उधर लगा OH में, दूसरा रह गया, तो उसके कितने बॉन्ड टूटे हैं? 2, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट होगी। तो जब भी आप नाइट्राइल्स को हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। ये बात मैं आपको, हमने पढ़ा था कि जब हम अल्डिहाइड और कीटोन को HCN से रिएक्ट कराते हैं यूजिंग बेस कैटलिस्ट, तो हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है। मैंने वहाँ पे आपको बताया था
कि ये जो साइनोहाइड्रिन होते हैं, ठीक है, ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एक पाथवे होते हैं। यहाँ से आप अल्फ़ा हाइड्रोक्सी जो है मुफ्त में मिल जाता है, ठीक है। बाकी साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यानी वो जो हमने वहाँ पे एक बात नोट की थी कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है, OH यहाँ पे लगा हो साइनाइड ग्रुप, या चले OH को पीछे करते हैं, साइनाइड को आगे करते हैं। ये साइनाइड, यहाँ पे OH, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। अब किसी से भी बना अल्डिहाइड या कीटोन से, तो इसकी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसी तरह से होगा। बताएं क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट होगी आपकी अमोनिया, ठीक है, अमोनिया प्लस इस ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन पे OH लगा हुआ है, ठीक है, अल्फा कार्बन पे OH लगा है और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ग्रुप होंगे, जो भी ग्रुप होंगे वो, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए दिस इज द सुटेबल रिएजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रेट। एनी प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन? देख लें कि मतलब बुक में देखें, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो पढ़ लेते हैं रिएक्शन को। तो अल्काइल साइनाइड यानी नाइट्राइल व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे, चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लिबरेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस भी निकली और ये भी बन गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? फिर ना वो जो ऑक्सीजन आया था ना वाटर वाला, उसके भी 2 बांड टूटे थे, तो उसने 2 बांड कार्बन से बनाए। तो अगर हम एक मरतबा फिर पीछे आए, करना क्या है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल को। एक मरतबा देख लें इधर बेटा, ये देखें 2 वाटर तोड़े थे हमने, 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, तो कार्बन के 3 बांड टूटे हैं। एक इसने OH के साथ बांड बनाया, 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन निकले थे, 2 ऑक्सीजन 2 बांड बनाएगा, तो एक के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरे ने कार्बन से बांड बना लिया, दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 बांड बनाए, तो ये 4 बांड टूटे, ठीक है। 4 बांड ये बने हैं और ये 4 ये बांड टूटे थे, 3 ये और 3 ये बांड, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके बांड की जो सीन है वो पूरा हो गया। अब हमने पढ़ा है कि जब आपके पास अल्कोहल होगा, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड देता है, एंड वी नो दैट अल्डिहाइड के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पे स्टॉप होगा। तो आप अगर प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करते हो तो डायरेक्ट आपको सीधा क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ स्ट्रॉन्ग। अगर आप PCC यूज़ करते हो, अगर आप PCC कैटलिस्ट यूज़ करते हो फिर आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा। पर अगर आप PCC की जगह पे कोई भी और कैटलिस्ट यूज़ करते हो जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सके, नॉर्मली हम पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट कभी भी अल्डिहाइड नहीं देगा। अल्डिहाइड इंटरमीडिएट ज़रूर बनेगा, पर आगे चल के वो ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन में क्या चीज़ है, नंबर 3, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो 2 रूट हम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो भैया ये आपके पास है HOH, मुंह बंद कर, इतना जोर से खोलना जरूरी है। चले भाई आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। अगर आप PCC यूज़ करते हैं, अगर तो आप PCC यूज़ करते हैं पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, तो फिर आपको यहाँ पे जो मिलेगा ये तो कीटोन देगा, सेकेंडरी है। हम करेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल, तो इधर हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, ये अल्डिहाइड देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH माइनस क्या होगा, H2O, PCC, नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। रिएक्शन आपको कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा बेटा, अल्डिहाइड पे, रिएक्शन अल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा अगर PCC कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। पर अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड यूज़ करते हैं तो पहले बनाएगा ये एसिटल्डिहाइड। कैसे बनेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन से 2 ग्रुप रिमूव हो गए, तो इससे इधर बनेगा डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड H,
तो यहाँ देखें कि अल्डिहाइड के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन आगे जाएगा और ये ऑक्सीजन अभी आके इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थर्ड मेथड ये है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो फिर आपको इंटरमीडिएट अल्डिहाइड ज़रूर मिलेगा, पर अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा। पर अगर आपको चाहिए अल्डिहाइड, आप आगे नहीं जाना चाहते, यू हैव टू यूज़ PCC कैटलिस्ट, यू हैव टू यूज़ PCC एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ कैटलिस्ट बट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप कोई भी और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं अल्डिहाइड के साथ, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा। एक मरतबा बुक में पढ़ लेते हैं क्या कहता है। अब बुक क्या कहता है कि बाय यूजिंग एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक। दिस प्रोसेस occurs through intermediate stage where alcohol is converted into aldehyde। यानी इंटरमीडिएट जो है आपका क्या बनेगा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है बेटा, तो यही हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ, अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो फर्दर इसी कंडीशन पे रिएक्शन हो जाएगा, तो एसिड अल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हुआ, एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है बेटा, बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, ये तो वही रिएक्शन है जो अभी हमने किया, यानी जो सेकंड फेज है कि अल्कोहल ने ऑक्सीडाइज होकर क्या दिया, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या देगा। अगर आपके पास कीटोन है तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास कीटोन है तो पहली बात उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपके पास अल्कोहल से कुछ कंडीशंस स्पेशल होनी चाहिए, यानी जिस कंडीशन पे सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन देगा, जिस कंडीशन पे सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन देगा, क्योंकि प्राइमरी क्या देगा, अल्डिहाइड देगा, तो जिस कंडीशन पे सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा उसी सेम कंडीशन पे कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी नीड सम स्पेशल कंडीशंस ऑफ हीट, एंड हीट की कंडीशन जो है वो एडिशन में चाहिए। यानी अगर अल्कोहल कोल्ड में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आपको हार्ट सॉल्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड जो है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड की हॉट सॉल्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी, किसके लिए, कीटोन के। और जब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा, कल हमने पढ़ा था ये रिएक्शन, जब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा क्या मिलेगा, दो ऑप्शन पढ़े थे हमने। STB ये बताता है कि जब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो एक कार्बोनाइल कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो अगर हमारे पास एसीटोन है, अगर हमारे पास एसीटोन है तो वो एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। अगर हम पंजाब के बुक की बात करें तो वो कहता है कि एक एसिटिक एसिड, एक फार्मिक एसिड। फिर उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी हमने कि सिमेट्रिकल कीटोन है कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन में आप एक तो कार्बोनाइल कार्बन को ऑक्सीडाइज करोगे, दूसरा किसी भी साइड से कर लें, वो आपकी मर्जी है। पर अनसिमेट्रिकल में ये चॉइस नहीं होती, एक साइड पे ऑक्सीडेशन प्रेफरेबल होती है, जिस पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। ये बात याद है आपको, ठीक है बेटा। चलें इसको मिटाते हैं। आखिरी रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। हमें याद है कि बेंजीन जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज नहीं होती, पर अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, पर अगर बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, यानी वट एवर बी द लेंथ ऑफ दिस कार्बन, बनेगा बेंजोइक एसिड, बनेगा क्या, बेंजोइक। तो भाई पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, बेंजोइक एसिड, एक्स्ट्रा कार्बन जितने भी होंगे, दो कार्बन थे तो एक तो बेंजोइक एसिड में आ गया, एक कार्बन एक्स्ट्रा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ था, मुझे बताएं प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ था, इसको कहते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करें तो मुझे प्रोडक्ट बताएं क्या होगा। एक तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड, ये जरूर बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और दो वाटर बनेंगे। सही है बेटा, यही होगा ना। एक बेंजोइक एसिड, एक कार्बन गया, बाकी कितने, दो कार्बन डाइऑक्साइड और दो वाटर बनेंगे। दो वाटर बनेंगे, तीन बनेंगे, तीन बनेंगे। वाटर कितने बनेंगे, तीन वाटर बनेंगे। देख लें, सही है, सही है बेटा। एक बेटा देखें, देख लें कि मतलब ओके। बढ़े आगे।
चलो एक छोटी सी बात करते हैं, फिर 2-3 इसके रिएक्शन रह जाएंगे जो हम ट्यूसडे को करेंगे। एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं इसको सेव कर लूँ ज़रा। Want to ask anything? Want to ask anything? अच्छा, तो if you don't want to ask, so we will go for still further. अब ये देखें ये क्या चीज़ है, reactions of carboxylic acids and their derivatives. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को निकाल के अल्काइल ग्रुप लगाते हो तो ईस्टर बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकाल के अमाइनो ग्रुप लगाते हो तो अमाइड बन जाता है। OH ग्रुप को निकाल के हेलोजन लगाते हो तो एसिड हेलाइड बन जाता है। ठीक है, अगर आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हो तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये इनकी डेरिवेटिव्स हैं, इनकी अपनी अपनी प्रिपरेशन उसको देखते हैं। ये गुड्डे में क्या, गुड्डा क्या बता रहा है कि ईस्टर्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स एंड ईस्टर नेम्ड इथाइल ब्यूटेनोएट इज द स्पेसिफिकली फाउंड इन पाइनएप्पल विच कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक एरोमा एंड फ्लेवर। तो पाइनएप्पल में ये ईस्टर पाया जाता है, कौन सा? इथाइल ब्यूटेनोएट। इस पे आगे चल के एमसीक्यूज भी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये गुड्डे भी काम के हैं, इन गुड्डों को छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। तो भाई सर्टेन कंपाउंड्स स्ट्रक्चरली डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेसिंग द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और सम कॉमन ये हैं तो वो उसको देखते हैं क्या हैं। तो पहला क्या है? ईस्टर्स है। ईस्टर्स कैसे बनेंगे? तो बॉयज एंड गर्ल्स इधर देखें, सम important derivatives of carboxylic acids, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्यारे बच्चों, अब ईस्टर्स पहली बात है, ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स की बात करें तो दे आर alkyl derivatives of carboxylic acids, alkyl derivatives of carboxylic acids। कैसे कि ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ये जो ग्रुप है यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे विथ एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अब ये भाई जो हम बता रहा है हमें, उसी को हम बनाते हैं कि आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें क्या करना है आपने कि माइनस हाइड्रोजन कर लें प्लस R कर दें। ठीक है, कैसे? ये हाइड्रोजन माइनस करें, इसकी जगह पे कौन आए? R, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। अब ये वो नया R है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकालने पे आया है, इसलिए हम कहते हैं अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नेम इसलिए हमने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा था आपको याद होगा, ये अल्काइल ग्रुप जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। मेन फंक्शनल ग्रुप आपका यही होगा, रिगार्डलेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नॉर्मली हम चेन वो ढूंढते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, तो इसके पास अगर 4 कार्बन, इसके पास 1 कार्बन है, तो मेजर फंक्शनल ग्रुप इसके साथ है। दिस कार्बन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द मेन चेन, यानी ये जो साइड होगी जिस पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा हुआ है वो मेन चेन होगी, और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर R आया ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इस तरह से ईस्टर बनता है कि आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? अल्काइल ग्रुप से, तो आपको ईस्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ईस्टर इस तरह से बनते हैं। बुक में देखें वो क्या कहते हैं, दे आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हाइड्रोक्साइल तो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये बात गलत लिखी है, आगे देखें मे भी करेक्शन हो। विथ एन अल्काइल और एराइल ग्रुप, अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप हम निकाल दें, ठीक है, OH निकाल दें R के साथ, फिर तो ये कीटोन बन जाएगा। फिर तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन निकलता है
बुक में थोड़ी सी परेशानी है। द जनरल फार्मूला RCOR, इथाइल एसीटेट, मिथाइल प्रोपाइनेट वगैरह वगैरह ये ईस्टर्स है, ठीक है। बाकी ये बात गलत लिखी है, क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। इसी वजह से हमने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया और ये फंक्शनल ग्रुप का ओरिजिनल पार्ट नहीं है। तो ये बात गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। एसिड हेलाइड की बात करें तो कैसे आएगा एसिड हेलाइड? देखिए एसिड हेलाइड सिंपली पहले अपनी बात करते हैं फिर बुक पे आते हैं। बुक वाली बात डायरेक्ट करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, सही है बेटा। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें ये जो कार्बन है इस पर कौन सी चार्ज होगी? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कौन सी पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। ये कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। अगर हमारे पास हेलाइड आइन है, अगर हमारे पास क्या चीज़ है? हेलाइड आइन। हेलाइड आइन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही ये कार्बन के साथ लगेगा तो OH क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दूसरा निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा कि RC डबल बॉन्ड O वैसा का वैसा, इधर क्या आ गया? हेलोजन। या आप इसको इस तरह से लिख सकेंगे RCOH, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एसिड हेलाइड। कैसे बना? कि जब आप हेलाइड आइन एज अ न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड करेंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा निकल जाएगा, एक आएगा दूसरा निकल जाएगा। तो हेलाइड आइन आया, इलेक्ट्रोफिलिक से अटैच हुआ, तो उसी समय जो है आपका ये जो OH ग्रुप है एज अ लिविंग ग्रुप ये डिपार्ट हो जाएगा, बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने SN रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है। तो इधर आते हैं तो क्या दिखाई देता है? एसिड हेलाइड्स दे आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हेलोजन। में यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि आप हेलाइड आइन जब आएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो OH ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरा गया, ठीक है। तो अमाइड कैसे बनेगा? उसी तरह से अमाइड कैसे बनेगा कि ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या चीज़ है? OH, यहाँ पे क्या है? R। तो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइड आइन है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा OH निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? अमाइड मिलेगा। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? बस ये मैं आपको बता दूं कि एनहाइड्राइड कैसे बनेगा। दो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये दो एसिटिक एसिड हैं? लड़कों देखो ज़रा, क्या ये दो एसिटिक एसिड हैं? बिल्कुल हैं। आप P2O5 हीट करेंगे, ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलें भाई वाटर निकाल दे, क्या रह गया? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर। इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसको कहते हैं सिंपली एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड एज अ लेबॉरेटरी रिएजेंट हम किसी भी सब्सटेंस में अगर एसिटाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो ये एसिटाइलेशन के काम आता है। इसका मेन यूज़ है मार्फिन, जो है मार्फिन प्लांट से मिलता है, ठीक है। मार्फिन की एसिटाइलेशन करने से हीरोइन बनती है। हीरोइन फिल्म वाली नहीं, वो नशे वाली हीरोइन। इस वजह से हाँ इस वजह से इस पे नॉर्मल सेल पे बैन लगा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल सेल पे बैन लगा हुआ है। ये चोरी चोरी बिक जाता होगा, बाकी नॉर्मली इसको जो है, क्योंकि ये एक कॉमन रिएजेंट है। जो मार्फिन जो प्लांट जो उगते हैं इधर आप पेशावर साइड पे इधर, तो उस प्लांट को ड्राई करके उसे ड्राइव करके मार्फिन को जस्ट क्या करेंगे? एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, या कोई भी और भी रिएजेंट हो सकता है, तो ये सीधा हीरोइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिसकी मालियत जो है वाइट गोल्ड के बराबर है। बहुत ही महंगी चीज़ है भाई, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ओवर करते हैं। एनी प्रॉब्लम?